हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। और दोस्तों, ये 2015 से 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। और इसके अलावा दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी एक सीरीज चल रही थी। तो उसी में दोस्तों हम लोग आज पहुंच गए हैं पार्ट 2 पे। यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, किस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और किस तरीके से लघु बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो उसमें बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम फिर जानने वाले हैं कि किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न और किस तरीके से उसी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोस्तों 30 मिनट में मान के चलिए आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 15 और 15 आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो नंबर होते हैं वो 15-15 नंबर होते हैं। यानी आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन के आंसर जो है आप 30 सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ठीक ढंग से पढ़िए। ठीक है, और एक कंटिन्यू पढ़ाई और कंटिन्यू स्टडी आप दोस्तों जरूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जो 2015 से लेकर 2023 तक के जो एग्जाम थे उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सन नहीं डाला है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19, 21 और 23 में जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन है। और उसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों क्वेश्चन, उनको यहाँ से शामिल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ से दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? हर आदमी अलग अलग होता है। व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? सब अलग अलग होते हैं। तो इसका अर्थ पूछ रहा है। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मापन और मूल्यांकन क्या होता है? वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये कहलाता है तर्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कल्पना शक्ति। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चाहिए पीडीएफ इसका, ठीक है, तो पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड हो जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण लिखिए। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसके दो कारण होते हैं, एक होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है वातावरण। ठीक है, यानी जिस वंशानुक्रम में हमारा जन्म होता है तो वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी पर जरूर पड़ता है। ठीक है, और जो वातावरण होता है इस वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तार्किक चिंतन क्या होता है। तो दोस्तों, तार्किक चिंतन वो है जब कोई गंभीर समस्या उठ खड़ी होती है तब उस समस्या के लिए किया जाने वाला जो चिंतन होता है वो होता है तार्किक चिंतन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए शिक्षक को किसका आयोजन करना चाहिए? ठीक, यानी छात्रों में जो तर्क शक्ति होगी उसके विकास के लिए जो शिक्षक होगा किसका आयोजन करना चाहिए? देखिए दोस्तों, फ्यूचर में आप टीचर बनेंगे तो आपके लिए ये जो बाल विकास है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब्जेक्ट है ये। ठीक है, टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। इसमें जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको बच्चों का जो बिहेवियर होगा उसको समझना, बच्चे को समझना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए जो शिक्षक होंगे उनको समय समय पर वाद विवाद, परिसंवाद, परिचर्चा और वार्तालाप आदि का आयोजन क्लास में करवाना चाहिए। ठीक है, क्लास में, विद्यालय में जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं या जहाँ पर आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको कंटिन्यू करवाना चाहिए। ठीक, समय समय पर आपको करवाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिक विभिन्नता के कारण बताइए। ठीक, 4 कारण आपसे पूछ रहा है। तो पहला आ जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है, यानी जिस वंशानुक्रम में हम जन्म लेते हैं, यानी माता पिता जैसे हमारे होते हैं, ठीक है ना, तो वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक, लिंग संबंधी जो भेद होते हैं, ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल की बात की जा रही है। ठीक, पारिवारिक पृष्ठभूमि आते हैं किस तरीके से फैमिली का बैकग्राउंड होता है। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से इनमें
जो है मतलब एक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद जो बुद्धि होती है ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ देखिए मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है ये। ठीक है, अगला चिंतन की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर रॉस के अनुसार तो चिंतन, यहाँ पर जो परिभाषाएं आपसे पूछ रहा है तो आप किसी राइटर की कोई एक डिफिनेशन आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रास के अनुसार चिंतन उन्होंने क्या बताया कि चिंतन मानसिक क्रिया या ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन को सामान्य रूप से सोचना भी कहते हैं, यानी जो चीज़ हम सोचते हैं वो क्या होती है, चिंतन। कुछ लोग होते हैं ना वो चिंतन में हमेशा क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। ठीक, तो चिंतन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा सोच विचार करके आपको काम करना है। ठीक है, यानी आपको स्टडी करना है तो आप जानेंगे कि अरे 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत तो हमारे पास पहली बार हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहा है, आप अच्छे से इनको पढ़िए, तैयार कीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कि वंशानुक्रम की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो रूट बेंटिक के अनुसार क्या होगा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है। ठीक है, यानी बताया जा रहा है कि वंशानुक्रम जो होता है इनमें क्या होता है, माता पिता के जो माता पिता से संतान को प्राप्त हो जो गुण होते हैं प्राप्त, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वंशानुक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वातावरण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो रॉस के अनुसार वातावरण व बाहरी शक्ति है। ठीक है, यानी वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, तो बच्चे के व्यक्तित्व पर देखिए वातावरण का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि वंशानुक्रम के कोई 5 नियम लिखिए। तो यहाँ पर आएगा समानता का नियम, उसके बाद विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उसके बाद अर्जित गुणों के समन्वय का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विभिन्नता के नियम को किसने प्रतिपादित किया। ठीक, तो विभिन्नता के नियम का जो प्रतिपादन था वो था डार्विन और लेमार्क ने किया। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से डार्विन और लेमार्क ने बताया, विभिन्नता का नियम दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस पे, वंशानुक्रम पे ही तो आधारित था। अगला, वंशानुक्रम के कोई 4 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो वंशानुक्रम के 4 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला आता है बीज कोश की निरंतरता का सिद्ध नियम, दूसरा आता है समानता का नियम, तीसरा होता है विभिन्नता का नियम और चौथा होता है प्रत्यागमन का नियम। दोस्तों जब यहाँ पर लघुत्तरी क्वेश्चनों को जब करवाएंगे, ठीक है, तो लघुत्तरी क्वेश्चन दोस्तों जब करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहे हैं इन सबको लॉन्ग में आपको बताएंगे कि किस तरीके से, आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता देंगे। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वातावरण को कितने भागों में बांटा गया। तो वातावरण को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है आंतरिक वातावरण, दूसरा होता है बाह्य वातावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वो भिन्न परिस्थितियों व्यक्तिगत और समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है। तो वो होता है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, समझिए कि बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों, ठीक है, व्यक्तिगत तथा समायोजन करने में समर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, तो वो होती है मानसिक स्वास्थ्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो जो सीखने का स्थानांतरण होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा हो जाता है निगेटिव स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है करके सीखने को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो जो करके सीखना होता है, यानी अगर आप कोई काम करके सीख रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है लगभग 90% वो तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, तो करके सीखने को परिभाषित आपको करना है। तो स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। ये मैथ्स की डिफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, यानी मैथ्स ने बताया कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। तो ये एक डिफिनेशन दी है मैथ्स ने। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीखने की कोई एक परिभाषा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्पण ही क्या कहलाता है, अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। ठीक है, एक होता है करके सीखना, तो करके सीखने में क्या होगा, यानी आप खुद से जब करेंगे, ठीक, और एक होता है अधिगम, यानी उसमें सीखना होता है। अगला क्वेश्चन आता है जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है। तो ये होती है सीखने की अनुकरण विधि। यानी अनुकरण विधि में क्या होगा, कोई कुछ काम कर रहा है और हम क्या करेंगे, हम भी उसी तरीके से काम करेंगे, तो क्या होगा, ये कहलाती है हमारी अनुकरण विधि। ठीक है, फिर यहाँ पर अनुकरण से क्या तात्पर्य है, अनुकरण का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो किसी अन्य व्यक्ति को देखकर
कोई कार्य करना ये कहलाता है अनुकरण, यानी जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से अगर आप पढ़ाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुकरण। ठीक है, देख के उसी तरीके से कार्य करना। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम बताइए। अथवा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से वो पूछ सकता है कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की। तो दोस्तों थार्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं वो हैं 3। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में ज़रूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और होता है अभ्यास का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है, आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय। ठीक है, और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यानी लार बाहर निकालता है। ठीक, ये प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने पर, यानी बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना, यानी लार का बाहर टपकाना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, ठीक, और फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है तो कुत्ता क्या करता है, अपनी लार टपकाता है। ठीक, ये प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने पर, ठीक, यानी बिना भोजन दिखाए, ठीक, कुत्ता क्या करता है, अपनी लार को बाहर निकालता है, टपकाता रहता है। ठीक, तो किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी आपसे पूछ रहा है किसके और किसके सिद्धांत के अंतर, तो आपसे पूछ रहा है किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये होता है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ से तो आपके डीएलएड में आएगा ही आएगा, आपका सीटेट का जब एग्जाम होगा तो उसमें भी दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अनुप्रयोग के नियम से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी स्थिति और प्रतिक्रिया में लंबी अवधि तक परिवर्तनात्मक संबंध नहीं बनाया जाता तो इस संबंध की शक्ति में छीड़ता आ जाती है, इसे अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख लें तो सीखने की यह विधि थार्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्या कह रहा है, समझिए कितनी अच्छी बात कह रहा है यहाँ पे कि अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख लेता है तो ये सीखने की कौन सी विधि है। ठीक है, तो ये विधि होगी थार्नडाइक की। ठीक, और थार्नडाइक की एक विधि थी अभ्यास और त्रुटि विधि, यानी आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास में क्या होगा, गलतियां होंगी, गलतियों से क्या होगा, आप सीखेंगे, दोबारा फिर वो गलतियां नहीं करेंगे, तो ये अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है यहाँ से, यानी क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अगला प्रबलन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है। तो थार्नडाइक और पावलोव के प्रयोग पर ये आधारित है। ठीक है, प्रबलन सिद्धांत ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों यहाँ से मिलने जा रहा है कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किया है थार्नडाइक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। ठीक, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, देखिए सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के मनोवैज्ञानिक कोहलर के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा नाम कोहलर के द्वारा। ठीक, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का जो सिद्धांत था उसके जो प्रतिपादक थे वो थे कोहलर। ठीक है, इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। तो हल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूल क्रिया का विभाजन किन 2 उपक्रियाओं में किया। ठीक है, तो सबसे पहले किया था आत्मसतान में, दूसरा था समंजन में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ से आता है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया। तो 2 क्रियाएं थी यहाँ पे, एक आत्मीकरण, दूसरी थी स्थानीयकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो एक था चिंपैंजी। ठीक है, कभी कभी आपसे नाम पूछता है तो नाम इसका था सुल्तान, नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया। ठीक, तो परिणाम स्वरूप क्या मिला। ठीक है, अनुक्रिया वही हुआ जो भोजन के लिए दिए जाने के साथ होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब 2 उत्तेजनाएं साथ दी जाती हैं
पहले नई और बाद में मौलिक, उस समय पहली क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि खाना उसको मिल रहा, दिखाया गया, लार टपका रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कई बार ऐसा किया गया, फिर घंटी बजी, खाना उसको नहीं दिखाया गया, उसके बाद भी उसने क्या किया, लार टपकाई। ठीक है, तो जब दो उत्तेजनाएं एक साथ पाई जाती हैं तो पहले नई और बाद में मौलिक, उस समय पहली क्रिया भी जानते हो क्या होता है, वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, इसके नियम का जो प्रतिपादन था वो किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अधिगम स्थानांतरण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो कॉल्सनिक के अनुसार स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, हट आदतों, अभियोग्यताओं तथा अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये होता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, अथवा सीखने का स्थानांतरण का संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, या फिर अधिगमांतरण क्या होता है, यानी अधिगम का अंतरण क्या होता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो निश्चित अधिगम में विकास, वृद्धि, संशोधन, किसी क्रिया के अभ्यास द्वारा संबंधित क्रिया में आदान प्रदान संशोधन ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सीखने के वक्र से क्या तात्पर्य है। तो सीखने में प्रगति को बहुत सीखने के वक्र से प्रदर्शित किया जाता है। ये वक्र कलात्मक या कौशलात्मक क्रियाओं को बौद्धिक क्रियाओं की तुलना में अधिक सत्यता प्रदर्शित इसमें किया करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अभिप्रेरणा प्रणाली की वह आंतरिक दशा है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। ठीक है, अभिप्रेरणा की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो जब मोटिवेशन होता है तो क्या होता है, काम कितनी अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रेरणा का प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। तो केच और क्रेसफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आने जा रहा है कि प्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये डिफिनेशन है गुड की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम लिखिए, यानी वो अभिप्रेरक जो बच्चों में जन्मजात पाए जाते हैं, जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक भय, क्रोध, स्नेह होता है। ठीक है, देखिए बच्चा डर जाता है, क्रोध करता है, रोने लगता है, स्नेह उसमें होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। कुछ प्रेरक अर्जित प्रेरक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रेरक होते हैं जन्मजात। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि रुचि की एक परिभाषा लिखिए। तो भाटिया के अनुसार रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ध्यान से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मनुष्य जब बहुत भटक जाता है, ठीक, तो अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करता है, सभी जो चीज़ें होती हैं, सभी जहाँ जहाँ उसका माइंड चल रहा है वहाँ से वो ध्यान हटाता है और एक जगह वो माइंड अपना कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो वो होता है एकाग्र। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ध्यान के प्रकार लिखिए। तो ध्यान के दो प्रकार हैं। ठीक है, एक है ऐच्छिक ध्यान, दूसरा है अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि रुचि किस प्रकार अवधान केंद्रीकरण में सहायक है। तो अवधान के केंद्रीकरण का सबसे प्रमुख जो आधार है वो है हमारी रुचि। इस संबंध में भाटिया ने लिखा कि व्यक्तिगत दशाओं को एक शब्द रुचि में व्यक्त किया जा सकता है। हम उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमें रुचि होती है, जिसमें हमको रुचि नहीं होती है उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो रुचि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जिसमें इंटरेस्ट होता हमें है, हम वही तो काम करते हैं, हम वही भोजन, वही कपड़े, वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें हमें रुचि होती है। और हमें रुचि नहीं होती है तो क्या होगा, हमें इंटरेस्ट ही नहीं, तो क्या होगा, हम वो काम नहीं करेंगे। अब हमें टीचर बनना है तो टीचर बनने का अगर इंटरेस्ट हम में है, रुचि है, तो हम अच्छे से टीचर बन जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। गलतियाँ होंगी तब भी हम सीखेंगे, और हमें इंटरेस्ट ही नहीं है और हम करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ये होगा डिग्री ले लेंगे, उसके बाद पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन क्या होगा, काम हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अवधान की एक परिभाषा लिखिए। तो रॉस के अनुसार अवधान
विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है अवधान की, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद रुचि के कौन कौन से पहलू होते हैं। ठीक है, तो अवधान के समान रुचि के 3 पहलू हैं। ठीक है, तो जानना, अनुभव करना और इच्छा करना। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु में रुचि होती है तो हम उसका निरीक्षण और अवलोकन करते हैं। ऐसा करने से हमें सुख और संतोष मिलता है और हम उसे परिवर्तित करके या न करने के लिए कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसा कि भाटिया ने लिखा है कि रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रुचि के पहलू कौन कौन से होते हैं। रुचि के हैं यहाँ पे 3 पहलू। सबसे पहले जानना हो जाता है, अनुभव करना हो जाता है और इच्छा करना हो जाता है। ठीक है, यानी जब हम किसी वस्तु में रुचि होती है तब क्या करते हैं, हम उसका निरीक्षण और उसका अवलोकन करते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमको सुख और संतोष मिलता है और हम उसे परिवर्तित करने, ठीक है, या फिर ना करने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार भाटिया ने लिखा है कि रुचि जो होती है वो ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक होती है और भावनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि अवधान के 2 प्रकार बताइए। तो अवधान के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक हो जाता है ऐच्छिक अवधान, दूसरा हो जाता है अनैच्छिक अवधान। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उसका लगाव हो जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों कहते हैं रुचि, यानी इंटरेस्ट की बात यहाँ पर की जा रही। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि वह आदत, प्रवृत्ति को आदत कहते हैं, जो बालक में होने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, और उसमें उसका लगाव हो जाता है। तो दोस्तों जब लगाव तभी होगा जब आपको किसी चीज़ में रुचि होगी। ठीक है, वरना आपका लगाव नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ से आता है कि स्मृति के प्रकार बताइए। तो सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव फॉरगेटिंग, इस विस्मृति का कारण व्यक्ति खुद है। वह स्वयं ही किसी बात को भूलने की कोशिश करके उसे भुला देता है। ठीक, जैसा कि फ्रायड ने बताया कि हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने दुखद अनुभव की स्मृति को निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होती है निष्क्रिय स्मृति। तो निष्क्रिय स्मृति यानी पैसिव फॉरगेटिंग में क्या होता है, इस विस्मृति का कारण व्यक्ति नहीं है, वह बिना प्रयास किए किसी भी घटना को अपने आप भूल जाता है। एक में क्या होता है, घटना को भुलाता है, दूसरे में क्या होता है, तो निष्क्रिय विस्मृति में क्या होगा कि व्यक्ति, ठीक है, इसमें बिना किसी प्रयास के किसी घटना को अपने आप को भूल जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ से हम देखते हैं कि स्मृति की एक परिभाषा। तो रायबर्न के शब्दों में, तो यहाँ पर रायबर्न के शब्दों में अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हमें होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।